हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, राइट। डेवलपमेंट के अंदर हमने यही बताया था कि जो है डेवलपमेंट को लोग जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, पर डेवलपमेंट इज वे मोर देन दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली। उसके अंदर और भी चीजें देखते हैं। अब आपका रियल चैप्टर स्टार्ट होता है द चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जब हमारे देश आज़ाद होते, देखो जिस टाइम पे हमें आज़ादी मिली है और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिनको आज़ादी मिली है, क्योंकि हम पे अंग्रेजों ने रूल किया। जो जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में किया हुआ था। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रूल आया है कि सबको अपनी कॉलोनीज छोड़नी पड़ेंगी, सब लोगों को, सब कंट्रीज को जिन्होंने दूसरी कंट्रीज को अपना गुलाम बना रखा है वो सारी कंट्रीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे साथ साथ बहुत सारे देशों को आज़ादी मिली। अब आज़ादी तो मिल गई, पर हम सब कंट्रीज की बैंड बजी हुई थी जो जो गुलाम रह चुके थे, और अब सबकी बैंड बजी हुई है। कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे पैसा लाना है, कैसे तरक्की करनी है, बहुत सारे सवाल हम लोगों के मन में थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। The concept of development gained importance after the second half of 20th century। तो ये डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था ये 20th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुआ, 1950 से स्टार्ट हुआ है। 1950 एक ऐसा दौर था जब बहुत सारी कंट्रीज को आज़ादी मिली थी, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होकर हटी थी और उसके बाद रूलिंग आई थी कि सारी जो कॉलोनीज हैं उनको छोड़ना होगा। ये एक ऐसा समय था जब एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज को पॉलिटिकल लेवल पे इंडिपेंडेंस मिली थी। एंड जितनी भी ये कंट्रीज जिनको आज़ादी मिली थी ये बेचारी गरीब थी, इम्पावरिश थी, उनकी पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था बहुत लो था, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी सब फैसिलिटीज बहुत कम थी, और ऐसे देशों को अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हर कंट्री का यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के साथ जब करा गया तो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज को डेवलप बोला गया और बाकी सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नाम दिया गया, कि यहाँ पे कोई खास तरक्की नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। फिर 1950 और 1960 के बाद से काफ़ी सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज ने आज़ादी पाई, और उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम था गरीबी हटाना अपने देश से भुखमरी हटाना, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हटाना, असाक्षरता को हटाना, और जितनी भी उनके यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज, बेसिक एम्यूनिटीज, ये सब चीज़ें जो हैं लोगों को प्रॉब्लम हो रही हैं, ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना। ठीक है, दे आर्ग्यू द रीजन दे वर बैकवर्ड बिकॉज, इनका मानना था कि हम इतने गरीब क्यों हैं या हम पिछड़े हुए क्यों हैं, क्योंकि हम पे जिन कंट्रीज ने राज किया है वो सारे हमारे रिसोर्सेस को लूट के ले गए अपने फायदों के लिए, और हमारे को नुकसान ही नुकसान दे दिया। तो जो इंडिपेंडेंस है, जो हमें आज़ादी तो मिली है, हमें पर अपने रिसोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हम अपने देश को बढ़ा सके, अपने देश की भलाई कर सके। देयरफॉर अब उन्हें ऐसी पॉलिसीज बनानी थी जिससे वो अपनी गरीबी को, अपने पिछड़ेपन से आगे बढ़ सकें, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर सकें। इसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हाथ डाला, बहुत सारे स्टेप्स लिए। मैंने तुम्हें फोटोज तो भेज दी है ना, इसकी अंडरलाइन कर लेना, फोटोज भेजी हुई हैं। तो अब डेवलपमेंट का जो मतलब था उस टाइम, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो वक्त के साथ बदल गया है। शुरू शुरू में डेवलपमेंट का मतलब ये होता था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं, हमें उनके बराबर होना है। और किस मामले में बराबर होना है? पैसे के मामले में बराबर होना है, हमें उनकी तरह मॉडर्न होना है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने क्या करना शुरू करा, उन्होंने पैसा कमाने के लिए फैक्ट्रीज लगानी शुरू करी, इंडस्ट्रीज लगानी शुरू करी, खेती बाड़ी को मॉडर्नाइज, मशीनें लानी शुरू करी, फर्टिलाइजर लाने शुरू करे, और उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को अपनाया। ठीक है, ABCD, क ख ग की जगह ABCD के ऊपर फोकस करना शुरू हो गए। इट वॉज बिलीव्ड कि ऐसा माना जाता था कि अगर आपको जो है आगे बढ़ना है उसके लिए आपको अपने सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने होंगे, अपने सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस लाने होंगे। एंड इसी प्रकार कई कंट्रीज ने आगे बढ़ने के लिए मोटे मोटे लोन लिए वर्ल्ड बैंक से, ताकि वो अपने देश में तरक्की के कार्य शुरू कर सकें। इतना समझ में आया? 2 पैराग्राफ और पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको एक रिविजन टाइम दूंगी। ठीक है, इंडिया ने भी इंडिया ने भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए 5 ईयर प्रोग्राम का तरीका स्टार्ट किया। ठीक है, हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान बनते हैं, हर 5 साल के लिए एक नया प्लानिंग होता है। तो 1950 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए। सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था उसमें सबसे बड़ा एक भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया। उसके बाद स्टील प्लांट्स बनाए गए देश के अलग अलग कोनों में, माइनिंग करी गई ताकि हम मिनरल्स को निकाल सकें, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हुआ, एंड एग्रीकल्चर की टेक्निक, खेती बाड़ी के तौर तरीकों को और बेटर किया गया। ऐसा माना गया था कि अगर हम इतनी सारी चीजें करेंगे तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारे देश में पैसा आएगा।
और ऐसा भी माना गया था कि जब हमारे देश में पैसा आएगा तो वो हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, जितने भी लोग गरीब हैं उन तक वो पैसा पहुंचेगा, जिससे उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनके पास पैसा बढ़ेगा, और जो अमीर गरीब का फासला है वो दूर होगा। और क्या सच में ऐसा हुआ? क्या हमारे देश में सब बराबर हैं? क्या अमीर गरीब में कोई फासला नहीं है? ठीक है। तो ऐसा माना गया कि जब पूरे देश में पैसा आएगा तो सबको मिलेगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। देश में पैसा तो आया पर कुछ लोगों को ज्यादा मिला और कुछ लोगों को नहीं मिला। ठीक है। तो बट इन्होंने जब ये 5 ईयर प्लान्स लाए थे, फैक्ट्रियां सेटअप करी, ये सब करा, तो इन्होंने जो है बहुत भरोसा किया कि साइंस से, आर्ट्स वगैरह से, नई नई टेक्नोलॉजी द्वारा जो है हम अपने देश में टेक्नोलॉजी बना के काफी आगे तक जाएंगे। काफी सारे नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले गए, जैसे सबसे पहले आईआईटीज वगैरह सेटअप हुए इंडिया के अंदर, और काफी सारी कंट्रीज की हेल्प से हमने अपने देश में आईआईटी सेटअप करे ताकि हमारे यहाँ पे नॉलेज बेस भी स्ट्रांग हो, लोग एजुकेशन में तगड़े हो जाए। तो ऐसा माना जाता था कि हमें अपने समाज को मॉडर्न बनाने की जरूरत है ताकि हम अपने देश को ग्रो कर सकें। परंतु ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था जो इंडिया ने अपनाया और काफी सारी कंट्रीज ने अपनाया, इसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला। एंड इसमें जो है हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं क्या ये सही स्टेप्स हैं या हमें कुछ बदलाव की जरूरत है। एक बार इसको रीड करो जितना मैंने करवाया। चलो, एक अच्छी खबर ये है कि अब तक जो आपने पढ़ा है कुछ भी पेपर में नहीं पूछेंगे। अब जो मैं पढ़ाऊंगी ये पेपर में आ रहा है 6 नंबर का। ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स। ठीक है। जिसके अंदर दो चीजें आती हैं, सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, एंड अगले पेज पे आपके लिखा होगा एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 100% आ रहा है, इसको नहीं छोड़ के जाना। ठीक है। अब तक जो पढ़ा कुछ भी नहीं आ रहा उसमें से खास। क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द सोशल एंड व्हाट आर द सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। So critics of development have pointed out the kind of development model which have adopted in many countries which have proved very costly for developing countries. तो काफी सारे क्रिटिसिज्म मिला है इंडिया, और इंडिया जैसी काफी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके के मॉडल को अपनाया, लोन लिए, ये करा वो करा, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, उसकी बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं आलोचना होती है। द फाइनेंशियल कॉस्ट हैव बीन एनॉर्मस, एक तो बहुत ज्यादा पैसा घुसा दिया लोन लेके, एक्चुअली मंत्री कहा गए बीच में, एंड इसके वजह से क्या हुआ कि इतना ज्यादा इन्होंने लोन लिया जिससे जिंदगी भर के उधार में हम फंस के रह गए। अफ्रीका जो है आज भी अपना उधार वापस नहीं कर पाई है रिचर कंट्रीज को, और प्लस हमने जो इतना पैसा लगा के जो मॉडल को अपनाया, जितना हमने इन्वेस्ट करा फैक्ट्रीज वगैरह के, उसका इतना ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है। हमारे देश में आज भी भुखमरी है, हमारे देश में आज भी गरीबी है, बीमारियां हैं। तो अभी तक कुछ जिस तरह से हमें वो मिलनी चाहिए थी, जिस हिसाब से हमने पैसा इन्वेस्ट किया, जिस हिसाब से हमने मेहनत करी, उसका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया। तो मतलब हमारे मॉडल में ही कोई गड़बड़ थी। ये समझ में आया? सबसे पहले सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि जब आप डेवलपमेंट करने के लिए जो हमने मॉडल अपनाया उसके लिए हमारी सामाजिक कॉस्ट क्या गई। सबसे पहले डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या किया, भाखड़ा नांगल डैम लगाए गए, फैक्ट्री लगाई गई, माइनिंग करी गई, खुदाई करी गई, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करी गई, एग्रीकल्चर टेक्निक चेंज करी गई, आईआईटी वगैरह सेटअप किए गए। अब आप अगर डैम बना रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, जगह को खोद रहे हो, तो जहां से भी खोदोगे वहां पे जो लोग रह रहे हैं आप उनको हटाओगे कि नहीं हटाओगे? डैम बना रहे हो तो किसी जगह में डैम बना रहे हो, वहां पे ऑलरेडी कई हजारों लाखों लोग रह रहे थे, आप उनको वहां से हटाओगे कि नहीं हटाओगे डैम बनाने के लिए? फैक्ट्री बनाने के लिए लोगों को हटाओगे, या किसी जगह में से आपको मिनरल्स निकालने हैं वहां के लोगों को हटाओगे, चाहे वो ट्राइबल हो चाहे वो दूसरे लोग हों। तो इस मॉडल के अंदर क्या हुआ, इसकी सोशल कॉस्ट, जहां पे एक इंसान को आप उसके समाज से कट ऑफ कर देते हो, समाज से बाहर कर देते हो, तो जब आप लोगों को उनके समाज से कट ऑफ करते हो, डिस्प्लेस करते हो, उनको उनकी जगह से निकाल देते हो, उसे सामाजिक कॉस्ट में काउंट करते हैं। तो जो ये हमने डैम बनाने के चक्कर में, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बनाने के चक्कर में बहुत लोगों को उनकी जगह से डिस्प्लेस किया था, निकाल दिया था, उनको घर से निकलवाया, उनकी लोकेलिटीज से उनको हटवा दिया ताकि हम बड़े बड़े डैम बना सके, फैक्ट्रियां बना सके और माइनिंग एक्टिविटीज कर सके। इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग वहां पे जो कमाई का जरिया था, रहने का तरीका था, वो उनका छूट गया। वहां पे रह गए, वो लोकल तरीके से कमाना जानते थे, वो उनका कमाई का जरिया छूट गया, गरीबी बढ़ गई उनकी लाइफ में। ठीक है। और गांव के अंदर क्या हुआ कि ये लोग जो हैं अपनी जो पुरानी गांव के तरीके से कमाई का जरिया था, इनकी जो है, हो सकता है कि जहाँ पे रहते थे वहां पे इनकी बहुत इज्जत थी, बहुत नाम था,
पर इनको डिस्प्लेस करके जहाँ दूसरी जगह में भेजा, वहाँ इनको कोई नहीं जानता था, कोई पूछता नहीं था। तो ये समाज में बहुत छोटे से लोग बन के रह गए। देन इसके बाद क्या हुआ, ये लोग जो है अपने गांव को छोड़ छोड़ के शहरों में आए, और शहरों में क्या हुआ, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने लग गए। तो ये बहुत ही गरीब लोग हो गए। प्लस गांव के अंदर जो ट्रेडिशनल काम होता था, या जंगलों के अंदर जो ट्रेडिशनल काम होता था, वहां हटा हटा के अपने डैम बना दिए, तो उनका ट्रेडिशनल काम भी खत्म हो गया। प्लस कल्चर खत्म हो गया। हर ट्राइबल इंसान का, गांव में रहने वाले इंसान का एक अपना कल्चर होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। सर ऊपर है, वो सब खत्म हो गया। इनका एक जीने का तरीका था, समाज में उठने बैठने का तरीका था, वो आपने खत्म कर दिया। तो इस सब की वजह से जो है सामाजिक परेशानियां लोगों को काफी ज्यादा हो गई। उसके अलावा जो है डिस्प्लेस्ड पीपल हैव नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड देयर फेट पैसिवली। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को जाके धक्का मारा और वो धक्का खा के निकल रहे वहां से, नहीं। कई बार लोगों ने आंदोलन भी किया। लोग चुप नहीं बैठे कि आप हमें उठा के निकालते रहेंगे और हम चुप बैठेंगे। लोगों ने आंदोलन किया, जिसके अंदर नर्मदा बचाओ आंदोलन काफी फेमस है, सुना होगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है कि नर्मदा एक रिवर है, गुजरात में जाती है, और वहां पे एक डैम बनना था, सरदार सरोवर डैम। और उसके चक्कर में बहुत सारा इलाका जो है उसको खाली कराया जा रहा था, बहुत सारा इलाका इस डैम के अंदर आ जाता। और ये डैम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया जा रहा था, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, इरिगेशन का पानी आए, लोगों को पीने का पानी मिले राजस्थान के कच्छ और सौराष्ट्र राज्य के अंदर। पर काफी सारे लोगों ने मना करा कि नहीं, ये डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला कि आप इस चक्कर में कम से कम 10 लाख लोगों को उनकी जगह से हटा रहे हो। ठीक है, आप हमारा जो लैंड है वो अपने डैम के अंदर ले लोगे, वहां कंस्ट्रक्शन करोगे, जिससे हमारी कमाई का जरिया, हमारे रहने का जरिया सब खत्म हो जाएगा। और ये जो लोग थे, जहां तक ट्राइबल और दलित कम्युनिटी के थे, एससी और एसटी थे, तो वैसे ही इनको समाज में बहुत ही नीचे के लेवल में रखा जा रहा है, और उनको हटा के आप इनकी लाइफ और खराब कर रहे हो। तो और इन्होंने ये बोला कि अगर आप इतना बड़ा डैम बनाओगे, कल को बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाती है, तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। ये इकोलॉजिकली भी, एनवायरमेंट के हिसाब से भी सही नहीं है, तो इसको मत बनाओ। एक बार इसको रीड करो, कोई डाउट है पूछो। सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपने प्रगति तो करी, पर उसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आया, वो भी हमें देखना जरूरी होता है। तो हमने एनवायरमेंट की भी खूब बैंड बजाई है। हमने ना केवल लोगों को हटाया है, हमने जो है बट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन इज बिगिनिंग टू फील द कॉन्सिक्वेंसेज। जब ये सिर्फ गरीबों को नुकसान नहीं देखे गया, एससी एसटीज को नुकसान नहीं देखे गया, इसका इसका असर जो है, ये डेवलपमेंट के नाम पे आप डैम्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, इंडस्ट्रीज वगैरह बना रहे हो, उन सब का इफेक्ट जो है सारी जनता को पड़ा। और ये इफेक्ट देखा गया था 2004 की सुनामी में, ठीक है, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंडर आई थी। एंड इस टाइम पे ये देखा गया कि सर्टेन एरिया जहाँ पे मैंग्रोव्स के पेड़ थे, और सर्टेन एरिया जहाँ पे मैंग्रोव्स के पेड़ लोगों ने काट दिए थे, तो जहाँ पे मैंग्रोव्स के पेड़ थे उस एरिया के अंदर तबाही बहुत कम हुई, और जहाँ के पेड़ काट दिए गए थे वहां पे तबाही बहुत दूर तक हुई। ठीक है, तो उससे ये माना गया कि जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमें बचाने का काम भी करती है, हमारे को सर्वाइवल का काम भी देती है। तो ये माना गया कि जो मैंग्रोव वाला एरिया था वहाँ पे कम दिक्कत हुई, और जहाँ पे नहीं था वहाँ पे बहुत दिक्कत आई। एंड उसी की वजह से, हमारी डेवलपमेंट की वजह से पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अब गर्मी ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से आर्कटिक और एंटार्क्टिक एरिया की जो आइस है मेल्ट होती जा रही है। उस आइस के मेल्ट होने से क्या हो रहा है, वो पानी बनता जा रहा है, और वो पानी समुद्रों में ऐड हो रहा है, समुद्रों का लेवल ऊपर आता जा रहा है, जमीन का लेवल कम होता जा रहा है, जिससे कल को तूफान, बाढ़, काफी सारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो पानी में डूबने के चांसेस हैं। 2004 की सुनामी में हमारा भी एक जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया था, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते थे, वो पानी के अंदर पूरा सबमर्ज हो गया। तो ये आज तक पानी के अंदर पूरा सबमर्ज है। और ऐसा ही माना जाता है कि अगले 20-30 सालों में, अराउंड 2050 तक, सिंगापुर जैसी कंट्री है, मॉरिशस जैसी कंट्री है, ये पानी में पूरा डूब जाएंगी। पानी मतलब ये आइलैंड, ये पूरी पूरी कंट्रीज ही गायब हो जाएंगी। पानी का लेवल इस तरह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आइस मेल्ट कर रही है। समझ में आया? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये फैक्ट्रीज, माइनिंग, ये सब चीजें कर रहे हैं। इंसान जो है बस अपने लालच में लगा हुआ है। इन द लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल क्राइसिस होने वाले हैं। एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ चुका है, और किसी भी तरीके का पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वो अमीर गरीब में अंतर नहीं करता, वो हर किसी को एक जैसा इफेक्ट करता है। कोरोना वायरस अमीरों को नहीं लगेगा, सिर्फ गरीबों को लगेगा, या गरीबों को नहीं लगेगा, सिर्फ अमीरों को लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस जैसे किसी को भी हो सकता है, ये भी इंसान की बनाई बीमारी है। बट इन शॉर्ट टर्म इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ रिसोर्सेज, जिस तरह से हम पागलों की तरह रिसोर्सेज को लेके जा रहे हैं, उसका असर गरीबों पे बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसके पास पैसे की कमी है। ठीक है, अब जिसके पास अच्छा पैसा है वो एयर प्यूरिफायर भी लगा लेगा जी,
वो जो है अपने मास्क अच्छे अच्छे रख लेगा जी, वो मेडिसिन भी पूरी खरीद लेगा, बट जिसके पास फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत है वो इतना सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसको प्रॉब्लम ज्यादा है। तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द पुअर हु यूज फॉरेस्ट, और कई लोग आज भी जंगलों के पेड़ों पे, जंगलों की दवाइयों पे डिपेंड करते हैं। आप उसको जो है पेड़ों को काट के क्या कर रहे हो, उनकी लकड़ियां खत्म कर रहे हो, उनकी मेडिसिनल हर्ब खत्म कर रहे हो, उनका फूड खत्म कर रहे हो। नदियां हम सुखाने में लगे हैं, तालाब हम सुखाने में लगे हैं। इससे क्या हो रहा है, गांव की औरतें जो पहले पानी भरने के लिए पास की नदी पे जाती थी, अब वहां पानी खत्म होने की वजह से उन्हें दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वी आर परसुइंग इज हेवीली डिपेंड ऑन इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनर्जी, और जो हम तरीका अपना रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, कोयले से। उस कोयले को पाने के लिए भी हम इतनी ज्यादा जो है खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं पेट्रोल के लिए, कोयले के लिए, कि वो सब भी खत्म होते जा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि काफी सारे जो जंगल है, अमेजोन फॉरेस्ट है, उनको काट दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के काफी फॉरेस्ट में आग लग जाती है। क्यों हो रहा है ये, लोग अपने लालच में आके जंगलों को काट रहे हैं। Are there enough of these non-renewable resources which can allow not only advanced countries but all people in the world to enjoy an affluent lifestyle? क्या हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने सारे हैं कि हर किसी के ऐशो आराम को पूरा देख सकते हैं? नहीं। फिर भी हम उनकी बैंड बजाने में लगे हैं। एक बार ये एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट भी रीड कर लो। अभी हमने पढ़ा सोशियोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, अब फिर हमने पढ़ा एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो हम पढ़ेंगे असेसिंग डेवलपमेंट, ये एक तरह का कंक्लूजन है कि हमने जो रास्ता अपनाया 1950 से लेके 1947 से लेके आज तक, क्या वो रास्ता सही था या नहीं था। तो ये फाइनल कंक्लूजन आंसर है। तो पेपर में अगर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एनवायरमेंटल सोशल, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि इंडिया ने जो रास्ता अपनाया प्रगति का, क्या वो सही था या नहीं था, तो उसके साथ आपको ये कंक्लूजन लिखना, एनवायरमेंटल और सोशल कॉस्ट तो लिखनी है, साथ में कंक्लूजन भी लिखना है। ठीक है। Assessing development is the conclusion. It could not be said that development has had only negative effect. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने जो डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया वो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव था, नहीं। काफी कंट्रीज को बहुत फायदा मिला है, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है, थोड़ी बहुत गरीबी भी कम हुई है, और ओवरऑल देखा गया है कि जो अमीर गरीब का फासला है वो नहीं हटा है, वो आज भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर गरीब के पास थोड़ा पैसा आया तो अमीर के पास बहुत ज्यादा पैसा आया है। ऐसा माना जाता था कि जब हम प्रगति करेंगे तो इसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे तक हर इंसान के पास पहुंच जाएगा। हाउएवर ऐसा नहीं हुआ, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि अगर एक देश पैसे के मामले में तरक्की कर रहा है तो वो पैसा हर किसी के पास पहुंच रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पास बहुत पहुंच रहा है और काफी सारे लोगों के पास बिल्कुल नहीं आया हो। Next page. It is now increasingly been recognized that there is a need to adopt a broader notion of development. तो अब समय आ गया है कि जब हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही डेवलपमेंट ना माने कि सिर्फ पैसा बढ़ने से डेवलपमेंट हो जाती है, बल्कि पैसा बढ़ने से क्या हुआ है, और नई नई तरीके की प्रॉब्लम आ गई हैं। इसलिए डेवलपमेंट को और ज्यादा बड़े लेवल पे सोचने की जरूरत है। डेवलपमेंट का मतलब होना चाहिए इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द पीपल। सिर्फ पैसा बढ़ना नहीं, लाइफ की क्वालिटी का बढ़ना इज डेवलपमेंट, वो भी हर इंसान की, हर व्यक्ति की। If development is understood as a process which aim to improve the quality of life, it should be argued that measuring the rate of economic growth alone would be inadequate and at times misleading indicator of development. Development में अगर आप सिर्फ पैसे की प्रगति देखोगे कि इंसान के पास पैसा बढ़ गया है तो उसकी डेवलपमेंट हो गई है, तो हो सकता है आपको ढंग से आंसर ना मिले, हो सकता है कि कुछ दिक्कत रह जाए, क्योंकि सिर्फ पैसे से ही डेवलपमेंट नहीं होती। लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक इंसान को पढ़ने को मिल रहा है कि नहीं, एक इंसान की हेल्थ ठीक है कि नहीं। कई बार आप देखोगे कि पंजाब के अमीर लोग भी जो हैं वो लड़कियों को मार रहे हैं। ठीक है। वो नहीं चाहते पंजाब हरियाणा के लोग कि हमारे घर में लड़की पैदा हो, क्योंकि वो फाइनेंशियल बर्डन का काम। समझ में? देयर इज नाउ अ सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव वे ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। हमें और रास्ते अपनाने होंगे डेवलपमेंट के। एक रास्ता जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये आपको पॉल साइंस में यहाँ पूछ रहे हैं, जिसके पास ज्योग्राफी है उससे अगले साल पूछा जाएगा। ये यूनाइटेड नेशंस जो है एक रिपोर्ट निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अलग अलग कंट्रीज की, जिसमें वो रैंकिंग करते हैं कि नंबर 1 पे ये कंट्री चल रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, सबसे पीछे ये वाली कंट्री चल रही है। जैसे कि आज की डेट में नंबर 1 पे जो कंट्री है, जो लोगों का ध्यान रखती है, उनकी पढ़ाई का, उनका टेक केयर का, उनके पैसे का, उनकी हेल्थ का, वो है नॉर्वे। सबसे लास्ट में जो कंट्री आती है वो है नाइजीरिया। इंडिया का है 134 नंबर। ठीक है। तो इंडिया बहुत ही लास्ट लास्ट में आती है। श्रीलंका हमसे बेटर है, पाकिस्तान हमसे थोड़ी पीछे है, बांग्लादेश हमसे शायद बेटर है, हमसे थोड़ी पीछे है। ठीक है।
तो इसमें जो है कनाडा बहुत अच्छे लेवल पे है, सेकंड या थर्ड नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड थर्ड नंबर फोर्थ नंबर में कहीं पर है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छे नंबर पे है। तो इसके अंदर ये देखा गया है कि ये सब कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1 मार्कर का आ जाएगा। ये रिपोर्ट कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है। कौन सी रिपोर्ट निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें ये कंट्रीज को रैंकिंग देते हैं किसके आधार पे, कि वो कंट्री पढ़ाई के लिए क्या कर रही है अपने लोगों की, उनके एजुकेशन लेवल के लिए, वहां के लोग कितना जीते हैं। जैसे चाइना का बंदा आराम से 100 साल ले जाता है, इंडिया का बंदे का है 64 ईयर्स। ठीक है, अगर आप 64 ईयर जी गए बहुत जी लिया आपने। पर चाइना का बंदा अगर 80 साल का भी, तो हम कहते हैं 20 साल और निकाल लेगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है इसको। होता है कि नहीं, चाइना जापान वाले लोग देखो बहुत लंबा जीते हैं, उबला हुआ खाते हैं और लंबा जीते हैं। सो एक देश के अंदर जो है उनकी पढ़ाई पे कितना फोकस है, उनकी हेल्थ पे कितना फोकस है, कि इंसान कितना लंबा जी रहा है। वहां पे क्या औरतों की हत्या हो जाती है, बच्चे मतलब औरतों की डेथ हो जाती है बच्चा पैदा करते, नॉट हत्या, मटर्नल मोर्टालिटी रेट। मटर्नल मोर्टालिटी रेट होता है कि पैदा बच्चा पैदा करते वक्त लेडी की डेथ होना, ये हाई है कि लो है। अगर ये हाई है तो ये बहुत बुरी बात है। तो बहुत सारी कंट्रीज में ये सिचुएशन बहुत खराब है। लाइट ऑन करूं? ना मैं सिर्फ पेपर लेने आया हूँ। तुम्हारा एक पेपर यहाँ पे भी रखा था शायद। अच्छी सर के साथ वो पूरा स्केड्यूल बनाना था ना, सर ने बुलाया था मुझे। शायद मैंने फेंक दिया तुम्हारा पेपर। क्या बात है, ये हाँ मैंने फेंक दिया है शायद, ये कल मैंने रद्दी निकाली थी। Saturday. Yeah, I remember. Saturday. Okay. चलो, उसके बाद हम कहाँ पे थे? हाँ, तो हम इसके अंदर एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मटर्नल मोर्टालिटी, ये सब चीजें देखते हैं। जो कंट्री इन सब चीजों में अच्छी है उसको अच्छी रैंकिंग मिल जाती है। दिस मेजर इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। According to this conception, development should be a process which allow more and more people to make meaningful choices. Human development का मतलब है कि इंसान के पास ऑप्शन ज्यादा होनी चाहिए, इंसान इस लायक होना चाहिए कि अपनी लाइफ में ज्यादा चॉइसेस कर सके। एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है और एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, किसके पास काम करने की चॉइसेस ज्यादा होंगी, कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ये काम भी कर सकता हूँ, ये काम भी कर सकता हूँ। इसके लाइफ में चॉइसेस ज्यादा होंगी, पढ़ा लिखा। एक जो इंसान जिसकी जेब में 100 रुपए और एक इंसान जिसकी जेब में 10 रुपए, किसके पास चॉइसेस ज्यादा होंगी? जिसकी हेल्थ बेटर है और जिसकी हेल्थ खराब है, किसके पास ज्यादा ऑप्शन होंगी काम करने की? जिसकी हेल्थ बेटर। ठीक है, तो ये सब जो है आपकी चीजें देखी जाती है कि इंसान की चॉइसेस बढ़ाओ, और वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? अच्छी हेल्थ, अच्छे पैसे, अच्छे मतलब कमाई के जरिए, और अच्छे जो है उनकी एजुकेशन के जरिए बढ़ाई जा सकती है। उनकी न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ा के, ये सब चीजों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ। अगर आपका देश सिर्फ आपकी बेसिक नीड को पूरा कर रहा है, उसे बेसिक नीड अप्रोच कहते हैं। जहाँ पे आपका रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गरीबी हटाओ, ये सब स्लोगन्स होते हैं। तो हमारे देश में एक टाइम पे बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के ही स्लोगन्स, नारे लगाए गए थे, जिसमें बोलते थे रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ, बिजली, सड़क, पानी। ये सब क्या था? तो इसमें सबसे पहले इंडिया में फोकस किया गया था कि हर इंसान को ये 3-4 चीजें तो मिल ही जाए। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। एक इंसान अगर अब इज्जतदार आदमी लेना चाहता है, पाना चाहता है और अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहता है, तो उसकी एटलीस्ट ये बेसिक नीड तो पूरी होनी ही चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम वांट और डिप्रीवेशन इज द की ऑफ इफेक्टिवली एक्सरसाइजिंग वन चॉइस एंड परसुइंग वन डिजायर। कि एक जो इंसान को आज़ादी होनी चाहिए कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। In this view, if people die of starvation, of cold due to lack of food and shelter, or children are working instead of being in school, this is the indicated state of underdevelopment. एक देश के अंदर जहाँ पे लोग भुखमरी से मर रहे हैं, जहाँ पे ठंड में लोग मर रहे हैं, एक्स्ट्रा गर्मी से लोग बढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे काम पे जाने की जगह नौकरियां कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, तो वो उस देश को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में दिखाता है कि उस देश ने ढंग से लोगों का ध्यान नहीं रखा हुआ। वो देश अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पे जिसको जो करना चाहिए वो करने की जगह कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे लोगों के पास चॉइसेस कम हो गई है, और चॉइस कम होने का मतलब है कि उस देश के अंदर प्रगति, उस देश के अंदर एक्चुअली में डेवलपमेंट नहीं है। एक बच्चा अपनी चॉइस से जॉब कर रहा है, जैसे कि कनाडा में आप देखोगे बच्चे जाके सारे के सारे उसमें लग जाते हैं, मैकडी में काम कर रहे होते हैं और चीजों में काम कर रहे होते हैं। वो किस लिए कर रहे होते हैं? अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए। एक आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हो, एक मजबूरी के लिए कर रहे हो, दो बहुत अलग चीजें हैं। तो कनाडा का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत बेटर है, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करते हैं। पर इंडिया में मजबूरी में रह के काम करते हैं, तो इंडिया का जो डेवलपमेंट लेवल है बहुत खराब है, और यहाँ पे बहुत लोग ऐसा करते हैं। ठीक है,
इतना क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही रख रही हूँ। ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट एक और है, ये अगेन आपका 5 से 6 मार्कर में आ सकता है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपसे पूछा गया कि एक तो डेवलपमेंट का तरीका हमने देख लिया कि एशिया अफ्रीका ने ये तरीका अपनाया, इंडिया का तरीके को बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, कुछ खास नहीं हुआ। अब हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमें कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, हमारे को क्या नया तरीका अपनाना चाहिए जिससे डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके, वो नए तरीके अब हम पढ़ेंगे। इसके 5 पॉइंट्स बनेंगे। सबसे पहला होगा राइट क्लेम, दूसरा होगा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, तीसरा होगा डेवलपमेंट इन लाइफस्टाइल। अच्छा, 3 ही है इसके, ये 5 to 6 मार्कर में आ सकता है। ये आपको 4-4 5-5 लाइनों के अंदर हर पॉइंट को लिखना होगा, पेपर में आ सकता है। इतना क्लियर हुआ? ये मैं आपका फ्राइडे को चैप्टर खत्म कराऊंगी। हाँ, थैंक यू।